प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आप सभी लोग क्लास 11th से 12th में प्रमोट किए जा चुके हो और आपकी रेगुलर पढ़ाई जो है वो भी चल रही है। चित्रकला विषय के अंदर आपके 3 लेसन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ रिटन में। आज मैं आपको एक एक लेसन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इसलिए पहला चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है दक्षिणी चित्र शैली। ये हमारी 12th की ड्राइंग की क्लास का पहला लेसन है। दक्षिणी चित्र शैली को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत का प्राचीन गौरव क्या था। ऐसा समय जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण करने की नीतियाँ बना रखी थी। 14वीं शताब्दी का वो समय, या कहें कि 13वीं शताब्दी का अंत, लगभग 1336 ईस्वी के समय में भारत के अंदर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कि उस समय अपना एक विशेष महत्व रखता है, केवल भारत की दृष्टि से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, क्योंकि इस समय विजयनगर नाम का एक साम्राज्य स्थापित हुआ जिसने कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के साथ में व्यापारिक सुदृढ़ रिश्ते बनाए और अपनी कलात्मकता के लिए, अपने व्यापार के लिए और अपने व्यवस्थाओं के लिए विजयनगर साम्राज्य विश्व में अपनी एक सभ्य संस्कृति की पहचान अलग ही रखता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी याद में रखी, अपने गुरु के प्रेरणा से। और बाद में ये जो संस्कृति थी, ये जो सभ्यता थी, ये दक्षिण भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत हुई। और इस सभ्यता के प्रमाण जो हैं हम आज भी लेपाक्षी और वीरभद्र मंदिर के अंदर देख सकते हैं। और भी हम अगर साउथ में कभी जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति से हम रूबरू हो सकते हैं। इस समय की खास बात ये थी कि इसके महल, इसका व्यापार, इसकी कला संस्कृति और इसके सुदृढ़ व्यापार का जो उदाहरण हमें मिलता है वो विश्व की उस समय की संस्कृतियों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसी समय में एक और सल्तनत थी जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। वो भी अपने आप में एक बेहतरीन संस्कृति तो उतनी नहीं थी जितनी विजयनगर थी, लेकिन ये उनके कम्पिटिटिव थे। बहमनी साम्राज्य निरंतर विजयनगर से संघर्ष करता रहता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ईरानी प्रभाव जो था, या ईरान, मध्य एशिया से जो मुस्लिम कई आक्रमणकारी आ रहे थे, उनका भी सहयोग मिल जाता था। ऐसे में कई मुस्लिम राजाओं ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का पतन किया और बाद में बहमनी साम्राज्य खुद भी 5 भागों में विभक्त हो गया। इसमें थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बटा था, तो आपको इन नामों को एग्जैक्ट लिखना होगा। आगे जाके ये साम्राज्य जो थे वो सब अलग अलग बंट गए। यहाँ हम इतिहास जान रहे हैं लेकिन कला की दृष्टि से। आज हम जो दक्षिणी कला के बारे में पढ़ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है इस समय की कला को जानना। इस समय की कला के अंदर विजयनगर साम्राज्य जो था वो तो अपने आप में श्रेष्ठ था ही, लेकिन बाद में हम अगर बात करते हैं कि इन विजयनगर साम्राज्य को हराने वाली जो 5 गौरवशाली ये जो संस्कृतियाँ थी, इसके अंदर सबसे पहले आता है अहमदनगर। अहमदनगर जो था वो निज़ाम शाही के अंतर्गत आता था। इसके जो सुल्तान थे वो सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही थे। इस समय की जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है इस समय का एक प्राप्त ग्रंथ जिसका नाम था तारीख़ हुसैन शाही। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अहमदनगर से प्राप्त ग्रंथ का नाम बताइए, जिसका नाम है तारीख़ हुसैन शाही, जिसे आप लोग याद कर लेंगे। इस समय विवाह आदि के दृश्यपूर्ण चित्रण वगैरह जो भी हम देखते हैं वो इस बुक के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात आती है बीजापुर की। बीजापुर जो था वो भी आदिल शाह सुल्तान जो था उसके अंडर के अंदर एक स्थान था। क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा, मैं लेंथी नहीं कर सकती हूँ।
इस समय की सबसे ख़ास बात थी कि इतिहास की जो प्रसिद्ध विदुषी महिला चांद बीबी की हम बात करते हैं, वो इसी समय की थी। और इस समय की जो और एक प्रमुख चीज़ थी वो थी खगोल शास्त्र के ऊपर इस समय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें प्रमुख था नुज़ूल उल उलूम। और इस ग्रंथ के बारे में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। इस समय की जो चित्रकारी थी उसकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही सिंपलिसिटी लिए हुए थी, लेकिन इस समय के चित्रों के अंदर घास के बड़े बड़े मैदान, क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो साम्राज्ञी थी यहाँ की चांद बीबी, ये खुद पोलो खेला करती थी। तो क्योंकि जब ये पोलो खेलती थी तो पेंटिंग भी अपनी बनवाया करती थी। इस समय का प्रसिद्ध चित्र है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, सघन वन में स्त्रियाँ, या फिर हाथियों की लड़ाई। ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनके बारे में प्रश्न उठता है। इस समय के चित्रों की खास बात थी चेहरे पे एक चमक, एक ओज नज़र आती है। पहली बार महिलाओं को सामने लाया गया है एक क्रीडाकार के रूप में, कि उन्हें पोलो खेलते हुए यहाँ की महारानी को दिखाया गया है, चांद बीबी को दिखाया गया है। इसके अलावा महिलाओं को आगे मतलब रिप्रेजेंट करने का अवसर इसमें मिलता है। इसके बाद में बात आती है गोलकुंडा शैली की। गोलकुंडा शैली कुतुब शाही सुल्तानों की जो सल्तनत थी, और लगभग 1550 ईस्वी के समय का ये समय था, जिस समय की इनकी राजधानी जो थी वो हैदराबाद थी। और मेन जो था कि इनके ऊपर ईरानी प्रभाव था। ईरान का प्रभाव हम मुग़लों पर भी देखते हैं, लेकिन मुग़लों पे जो प्रभाव था वो दक्षिणी प्रभाव था, जबकि इनमें जो था वो प्रभाव नहीं था जो कि हम मुग़लों के अंदर देखते हैं। ये उत्तरी साम्राज्य के प्रभाव को हम मेनली इनके ऊपर देखते हैं। एक इस समय की खास बात ये थी कि बहुत ही अलंकरणपूर्ण कार्य था, बहुत भव्यता और बहुत ही मतलब जिसको कहेंगे एकदम अलंकरण युक्त कार्य था। महिलाओं को विशेषकर इसके अंदर खूबसूरती के साथ, सौंदर्यपूर्ण नज़ाकत के साथ में दिखाया गया है। इस समय की सबसे ख़ास बात ये थी कि इस समय के जो चित्र थे वो बहुत ही रंगत भरे थे। मतलब ऐसे कलर जो थे, कलर भी बहुत ब्राइट कलर्स को यूज़ किया गया था। और साथ में नारी का जो चित्रण था वो बहुत ही नज़ाकत के साथ में किया गया था। इस समय का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चित्र है मैना और स्त्री, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी ये कहाँ रखा हुआ है? ये चेस्टरबेरी संग्रहालय में रखा हुआ है। ये दोनों ही प्रश्न आ जाते हैं कि प्रमुख चित्र का नाम बताइए। कई बार आ जाता है कि ये चित्र कहाँ संग्रहित है, इसके बारे में बताइए। तो आप लोगों को इस चित्र के बारे में जानना चाहिए। आप देखेंगे कि इस समय जो चेहरे की आभा थी वो बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाई गई है। दरबारी चित्रों का भी अंकन हुआ है इस समय। और सबसे बड़ी बात कि इन सब चित्रों के अंदर चाहे वो दरबारी चित्र हों, चाहे राग रागिनी रागमाला के चित्र हों, इन सब के अंदर एक हल्का सा ईरानी प्रभाव हमें नज़र आता है। इस समय का जो प्रमुख हमें एक उल्लेखनीय चित्र ग्रंथ मिलता है जिसके अंदर चित्र नज़र आते हैं वो है तुज़ुक-ए-आसफ़ी। आप देखेंगे हर समय के अंदर एक अलग अलग ग्रंथ हुए हैं। इसका मतलब ये था कि इस समय जो कला थी वो ग्रंथों के माध्यम से थी, कि आपको कोई ग्रंथ के अंदर पेंटिंग, ऐसा नहीं था कि जैसे आप देखेंगे यूरोपियन शैली के अंदर के बड़े बड़े चित्र दीवारों पे बनाए गए हैं, है ना। या फिर हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर जो पहले चली आ रही थे पट्ट चित्रण वगैरह था, वैसा नहीं था। ये थे पोथी चित्रण, एक तरह से इन्हें पोथी चित्रण कह सकते हैं। इस प्रकार ये जो कला थी वो अपने एक मूल स्वरूप को प्राप्त कर पाई, लेकिन धीरे धीरे मराठा शैली के प्रभाव के आने से इनकी जो मौलिकता थी वो नष्ट होती चली गई। और इनकी मौलिकता नष्ट होने के साथ साथ ही धीरे धीरे इस कला का जो प्रभाव था भारत में वो देखने में नहीं रहा। आज मैं आपको इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में समझा चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि ये करने में मैं कामयाब रही होंगी। आप लोगों के जो फर्स्ट टेस्ट के सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने के बाद में आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल का थोड़ा सा वर्क देना चाहूँगी, क्योंकि बेसिकली जो चित्रकला विषय है वो हाथ का हुनर है और
आप थ्योरी जान रहे हैं ड्राइंग की, इसलिए ताकि वो आपको सहयोग प्रदान करे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे।